बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन के बारे में। तो इंक्लाइन प्लेन का बेसिकली जो सवाल पेपर में आता है उसमें हमें वो एक्सीलरेशन मालूम करने को बोलता है उस बॉडी की जो इंक्लाइन सरफेस पे मूव कर रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं इंक्लाइन प्लेन से। इंक्लाइन प्लेन हमारे पास बेसिकली एक ऐसी सरफेस है जो कि आपके हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है जिसे मैं एक तरह से ज़मीन अज्यूम कर रहा हूँ, सही है। इस ज़मीन के साथ आपका एक प्लेन है जो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। इस प्लेन ने जो एंगल आपके हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब ज़मीन के साथ जो बनाया हुआ है, इस सरफेस को हम इंक्लाइंड सरफेस कहते हैं, जिसे हम इंक्लाइंड प्लेन भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बेसिकली इनके बीच में बन रहा है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारी ज़मीन थी और ये जो सरफेस आई है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल की भी एक रेंज है। तो वो रेंज बेसिकली क्या है कि आपका जो एंगल होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, देखें, अगर ये मेरी ज़मीन है और ये मेरा इंक्लाइंड सरफेस है, तो अगर मैं बिल्कुल 0 एंगल रखूँगा तो इनके दरमियान कोई एंगल है नहीं, तो आपको यहाँ पे स्लोप नज़र नहीं आ रहा। स्लोप मींस इंक्लाइंड प्लेन आपको नज़र नहीं आ रहा, इस तरह का आपको शेप नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल उस पर ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, देन हम 90 भी क्यों नहीं रख रहे? देखें, 90 इसलिए नहीं रख रहे कि अगर मैं बिल्कुल इसको इस तरह रख दूंगा तो आपकी जो भी बॉडी इस पर मूव कर रही होगी वो फ्रीली फॉल मूव करना शुरू कर देगा, मतलब नीचे गिरेगी फुल, सही है, फ्रीली फॉल मूव करेगी। अच्छा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस एंगल को 90 से थोड़ा सा कम रखते हैं या 0 से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। दरमियान की वैल्यू कह लें जो 90 से कम हो, सही है, और 0 से ज़्यादा हो, तो इसे इस सरफेस को हम इंक्लाइंड सरफेस कहते हैं। अब जैसे मैंने बात की कि हमें बॉडी की एक्सेलरेशन मालूम करनी होती है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है। तो यही काम हम क्या करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करें, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हमें मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो एक बात याद रखिएगा, जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो उस पर डिफरेंट किस्म की फोर्सेस लग रही होते हैं। तो उन्हीं फोर्सेस को पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्योंकि फिगर समझना बहुत ज़रूरी है आगे की सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और इसी सरफेस के ऊपर मैंने एक इंक्लाइंड सरफेस ली हुई है जो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। उस एंगल की हम रेंज पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ये जो हमारी इंक्लाइंड सरफेस है इसके ऊपर एक मास, मतलब एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास m है। अब इस मास पे मैं डिफरेंट फोर्सेस चेक कर रहा हूँ। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मास है, इस मास पे अगर मैं बोलूँ फोर्सेस कौन कौन सी लग सकती हैं जो हमें आम जिंदगी में नज़र आती हैं, वो होगा कि इस मास पे एक वेट वाली फोर्स होगी जो हमेशा डाउनवर्ड्स जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारे पास वेट वाली फोर्स। तो आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पता है जिसमें वो कहता है कि जब एक एक्शन हो रहा होता है तो उसका रिएक्शन भी आपको मिलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये हमारे पास नीचे की तरफ आ रहे तो एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ भी आपको मिलेगी, जिसे हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली वो फोर्स होती है जो सरफेस, ये जो आपका सरफेस है जिस पे ये चीज़ पड़ी हुई है, ये जो अपना जोर लगाता है उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब इसको नॉर्मल इसलिए कहते हैं, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, सही है, एक ऐसा रिएक्शन जो बिल्कुल आपकी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, देखिए 90 डिग्री बना रहे हैं सरफेस के साथ, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारा ये जो मास है, ये जो बॉडी हमने ली हुई है, इसका वेट होगा, वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है, हमारे पास डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो ये वेट हमने ले लिया W। अच्छा, देन जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वेट की ऑपोजिट फोर्स जो होगी वो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होगी जो सरफेस लगाता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आपको ये वाली फोर्स जाती हुई नज़र आ रही होगी, जिसे मैं R कह रहा हूँ यहाँ पे, और ये हमारी सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है, जो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, सही है। अच्छा, एक बात आपने यहाँ नोट की होगी कि जब मैंने वेट को इस तरह बनाया था तो आपने नॉर्मल रिएक्शन को बिल्कुल स्ट्रेट इसी की डायरेक्शन में ऑपोजिट बनाया था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि वेट हमारा तो नीचे की तरफ जा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन हमारा इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे। तो अब होगा क्या कि मैं इस वेट को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा ताकि इस जो हमारे पास ये वाला जो R है इसको बैलेंस करने के लिए भी फोर्स कोई ना कोई हो। तो हमने किया क्या, हमने इस वेट को इसके 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। तो ये तोड़ा इसलिए ताकि R को हम किसी तरीके से बैलेंस कर सकें। अच्छा, तो अब मैंने किया क्या कि ये जो मेरा वेट था इसको मैंने तोड़ा W cos थीटा में और W sin थीटा में। अच्छा, इसके अंदर पहले तो ये समझ लें कि थीटा कहाँ से आया। देखें, हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये वाली जो ट्रायंगल पूरी बन रही है, सही है, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, सही है, और यही ट्रायंगल यहाँ पे भी आपकी बन रही है। तो इन दोनों का एंगल हमने यहाँ पे सेम लिया हुआ है क्योंकि सेम ट्रायंगल है। अच्छा, देन अगर मैं बात करूँ कि ये इधर मैंने W sin थीटा क्यों लिया, तो हम पीछे एक चीज़ पढ़ चुके हैं वेक्टर वाले में कि हमारे पास जो थीटा होता है उसके सामने एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है किसी भी वेक्टर का, तो वो होता है हमारे पास W sin थीटा, और दूसरा जो बचता है हमारे पास वो हम ले लेते हैं W cos थीटा।
अच्छा, तो अगर हम अब इनके इफ़ेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि इस आर को देखें, अब इस आर को बैलेंस करने के लिए फोर्स आ गई है। वो कहाँ से आई? देखें, इस आर को बैलेंस करने के लिए इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ये वाली फोर्स होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ नज़र आ रही है कि वो इस आर को बैलेंस करने के लिए डब्ल्यू कॉस थीटा वाली फोर्स आपको जाती हुई नज़र आ रही है, जो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। सही है, तो अब हमें यहाँ पर नज़र आ गया कि हमारे आर को कौन बैलेंस कर रहा है? डब्ल्यू कॉस थीटा। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब आप किसी फोर्स को या किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं तो हम उस वेक्टर की बात नहीं करते। मतलब मैंने अगर इस वेट को, ये जो हमारा वेट जा रहा है, इसको जब मैंने तोड़ दिया इसके कंपोनेंट में, तो अब मैं इस वेट की बात नहीं करूँगा, इसके कंपोनेंट्स की बात करूँगा। तो हमारी इन दो फोर्सेस की तो बात हो गई। अब हमारी रही दो फोर्सेस, एक ये वाला फोर्स रह गई और एक हमारी डब्ल्यू कॉस साइन थीटा वाली रह गई। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ कि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब कोई फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच के ला रही होगी। सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक फ़ोर्स इस तरह लग रही होगी, तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की यहाँ की तरफ होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा डब्ल्यू साइन थीटा का, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इधर है। सही है, इस साइड है, तो ये वाली फोर्स भी तो यही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डब्ल्यू साइन थीटा हमारे पास वो फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ ला रही है, जिसे मैं डब्ल्यू साइन थीटा यहाँ पे कंपोनेंट कह रहा हूँ इसका वेट का। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता होगी कि हमारे पास जब एक बॉडी मूव करी होती है तो उसकी एक रेजिस्टिव फोर्स भी होती है उसके खिलाफ, उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब ये ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को अपोज करी होती है, रेजिस्ट करी होती है ताकि वो मूव ना कर सके, तो उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सही है, तो होगा क्या, जब इस बॉडी को मैं नीचे ला रहा हूँ तो इसके सरफेस के दरमियान, मतलब इस बॉडी, ये अगर मेरी मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, ये मेरी बॉडी है। सही है, ये मेरी सरफेस है। सही है, ये जो मेरा हाथ है ये मेरा सरफेस है और ये मेरी बॉडी है। अगर ये मूव करना चाह रही होगी तो ये मेरा हाथ जो है, ये इसकी जो सरफेस है, ये इस बॉडी को रेजिस्ट करेगी, इसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ली हुई है जो सरफेस और बॉडी के दरमियान रगड़ पैदा करेगी, उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं। तो जब डब्ल्यू साइन थीटा इसको नीचे की तरफ लाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके खिलाफ काम करेगी। तो आप देख सकते हैं कि एक फोर्स इस साइड आ रही है, एक फोर्स इसको इस साइड लेके जाने की, मतलब रोकने की कोशिश करी है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये डब्ल्यू साइन थीटा और एफ का आपस में ताल्लुक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कितनी फोर्सेस इस बॉडी पे लग रही हैं, तो हमारे पास चार मेन फोर्सेस हैं जो इस बॉडी पे इफेक्ट कर रही हैं। तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? डब्ल्यू कॉस थीटा है, वो डब्ल्यू साइन थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। वेट को तो हम लेते नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कंपोनेंट्स में तोड़ दिए, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम एक्सीलरेशन की, जैसे मैंने वैल्यू बताई थी कि आपको मालूम करनी है, तो अब हम डिफरेंट केसेस ले लेके वैल्यू को निकालेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं जब हमारी बॉडी रुकी हुई है। तो याद रखिएगा कि जब आपकी एक बॉडी, मिसाल के तौर पे ये हमारी बॉडी है, ये एक सरफेस पे पड़ी हुई है, अगर ये रुकी हुई है तो इसका मतलब है इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट ज़ीरो है। सही है, मतलब अगर मैं इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ और दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये बॉडी मूव नहीं करेगी। इसी तरह मैं अगर ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ और नीचे से फोर्स लगा रहा हूँ और सेम फोर्सेस लगा रहा हूँ दोनों तरफ से, तो इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, कैंसिल आउट कर रही है एक दूसरे को। तो इसी तरह ये अगर बॉडी रुकी हुई है इस सरफेस पे, आपकी जो सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन की, अगर ये बॉडी इस पर रुकी हुई है तो इसका मतलब है इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे को रोक रही हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है आर, इसके ऑपोजिट फोर्स कौन सी है? डब्ल्यू कॉस थीटा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। इसी तरह अगर मेरी बॉडी नीचे की तरफ आना चाह रही है, सही है, डब्ल्यू साइन थीटा, और दूसरी उसको रोक रही है, वो भी उतनी है, मतलब इसकी अगर फोर्स 10 न्यूटन है तो इसकी भी 10 न्यूटन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है, तो ये इसको हिलने नहीं देगी। तो इसका मतलब है डब्ल्यू साइन थीटा के खिलाफ जो फोर्स है वो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम ये रिलेशन बना सकते हैं कि ये आपस में सारी फोर्सेस बराबर है, तभी ये बॉडी रेस्ट में आई है। सही है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी नीचे की तरफ मूव करी है, तो उसमें ये होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी नीचे की तरफ मूव करी है तो कौन सी फोर्स होगी जो उसको नीचे की तरफ ला रही है, तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि हमारी डब्ल्यू साइन थीटा वाली वो फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ ला रही है। सही है, और उसको अपोज कौन सी फोर्स कर रही है, मतलब जो उसकी मुखालिफ फोर्स है वो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। सही है, तो इन दोनों का रिलेशन हम लेंगे, इसकी वजह से हम नेट इफेक्ट निकालेंगे कि इस बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है जो उसको नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो अगर मैं नेट इफेक्ट लूँ तो नेट इफेक्ट मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस की बात करूं जो इस बॉडी पे लग रही हैं ऊपर या नीचे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी डब्ल्यू साइन थीटा वाली फोर्स ज़्यादा है बनिस्बत हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। कैसे देखें, अगर मैं बोलूँ कि हमें इस बॉडी को उस साइड मूव करना है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से खींचने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर होंगे बनिस्बत यहाँ से खींचने वाले। सही है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे बॉडी को नीचे लाना है तो डब्ल्यू साइन थीटा ज़्यादा होगा आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के
अगर हिसाब से हम देखें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि W sin थीटा इज़ ग्रेटर देन F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमारी W sin थीटा ज़्यादा है। तो अब हम नेट इफेक्ट अगर निकालेंगे तो हमने पढ़ा है कि नेट इफेक्ट कैसे निकलता है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दें तो हमारा नेट इफेक्ट निकल जाता है। अब हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ma होता है, सही है, और यहाँ पे मैंने mg इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास वेट का फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी होता है, और साइन थीटा ऐसे ही आ गया, और f हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साथ ऐसे ही चल रहा है। अब जैसे शुरू में हमने बात की थी कि हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने इस m को इस वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा दिया, सही है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, अभी एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी प्रॉपर नहीं आई, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को एलसीएम ब्रेक किया, मतलब तोड़ दिया इसको एलसीएम में। तो यहाँ से ये वैल्यू एक बार इसके साथ आ जाएगी और ये वैल्यू एक बार इसके साथ इसकी जोड़ी बन जाएगी। तो दोनों को मैंने अलग अलग m दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस m से ये वाला m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास फ्रिक्शन के साथ आई है, सही है। तो एक्सीलरेशन अगर हमें निकालनी होगी विद फ्रिक्शन, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एक्सीलरेशन निकालने का। अच्छा, अगर केस ऐसा आ जाए कि हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं और बॉडी नीचे की तरफ मूव करिए, तो अब होगा क्या, जैसे मैंने बताया कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी निग्लिजिबल है, मतलब ना होने के बराबर है, जीरो है। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में फ्रिक्शन की जगह मैं जीरो पुट करूँगा, तो कोई भी चीज़ जीरो से डिवाइड हो तो उसका आंसर जीरो आ जाता है। तो बचा हमारे पास क्या, जी साइन थीटा। तो हमारे पास ये एक्सीलरेशन आ गई जब बॉडी आपकी नीचे की तरफ मूव करेगी और फ्रिक्शन ना हो। अच्छा, अब मैं ऐसा केस बोलूँ, मैं बोलूँ कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव करी है लेकिन फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा, देखें मैंने कहा इफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल एंड बॉडी मूव्स अपवर्ड, तो होगा क्या कि आप याद रखें कि इस वाला जो आपको ऊपर वाला केस है उसके अंदर बस आप ग्रेविटी की वैल्यू माइनस कर दें। देखें इसके अंदर हमारी बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी, तो याद रखें टुवर्ड्स दी अर्थ है तो आपकी ग्रेविटी इंक्रीज हो रही होती है, मतलब प्लस की है, बढ़ रही है। अगर आप अवे फ्रॉम दी अर्थ जा रहे हैं, मतलब देखें ना आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन आप इस तरह याद रख लें कि आपकी डायरेक्शन मतलब ग्रेविटी की वैल्यू आपकी कम होना शुरू हो रही है, मतलब आप अवे फ्रॉम दी अर्थ जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगी ग्रेविटी की वैल्यू। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।